एमजी रानाडे होंगे, ठीक ना। चूंकि बिपिन चंद्रा में हमने पढ़ा था, बिपिन चंद्रा जो अब तो किताबों नहीं आ रही है, स्वतंत्रता का संघर्ष, नहीं बिपिन चंद्रा का वो एडिशन, वो किताब अगर मिल जाए पुरानी, जो बिपिन स्वतंत्रता का संघर्ष नाम से, तो उसको जरूर पढ़िएगा। उपन्यास टाइप का फ्रीडम मूवमेंट दिया है। हाँ, तो अगर है तो अब आ गया, बीच में नहीं आ रहा था, अब इधर हो सकता है तो आ गया हो, ठीक ना। उस किताब को तो उसमें दिया है कि फिरोज शाह मेहता ने गोपाल कृष्ण गोखले को चुनावी राजनीति में लाया था। तो चुनावी राजनीति में चूंकि लाए थे वो, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले भी गोखले साहब, तो गोखले को राजनीतिक गुरु, लेकिन गोखले अपना खुद राजनीतिक गुरु घोषित किए हैं रानाडे साहब को, ठीक ना। उन्होंने खुद माना है कि मेरा राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे साहब। तो जब वो खुदे उन्होंने कहा है तो एमजी रानाडे ही हो गए, ठीक ना। तो हाँ ठीक है, उसको कर दीजिएगा, ठीक ना। अब चूंकि हमने बिपिन चंद्रा वाला वही कोटेशन उठाया था, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का हरिजन कल्याण कार्यक्रम, हरिजन यात्रा। हम लोगों ने जिक्र किया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2 गोलमेज सम्मेलनों हुई, और इसमें अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग को एक अलग समूह माना और कहा कि जिस तरह मुस्लिम है, जिस तरह सिख है, जो एक अलग ग्रुप है और उनको पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित किया गया है, उसी तरह दलित समाज भी एक अलग समुदाय है, वह हिंदू समाज से अलग थलग है। इसलिए दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें क्या की जाए, आरक्षित। इसकी डिमांड किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी ये बात रखे थे और उसमें गांधी जी पहुंचे भी थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने वहीं पर इसका विरोध किया। वहां मुस्लिम लीग ने भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीट मांगी आरक्षित करने की, आपके सिखों ने भी मांगा, लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा विरोध दलितों के लिए था, क्योंकि दलित हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अगर इस मांग को मान लिया जाता तो दलित वर्ग, जिनकी एक बड़ी जनसंख्या है, वह हिंदू समाज से क्या हो जाता, अलग थलग पड़ जाता। इसलिए गांधी जी ने इसको वहां पर विरोध किया। और जब मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जब घोषणा किया कि यदि भारत के लोग तैयार हैं तो हम दलित वर्ग को भी एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता देते हुए उनको पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें क्या कर दी जाएगी, आरक्षित कर दी। उसने ये भी दिया कि इतनी सीटें आरक्षित की जाएगी। जैसे ही गांधी जी सुने, उसे पूना के यरबदा जेल में थे, उन्होंने इसको लेकर के 20 सितंबर को आमरण अनशन कर दिया। लेकिन जब सेहत उनका खराब होने लगा तो कई लोग मिल गए अंबेडकर साहब के पीछे पड़ गए, और अंबेडकर साहब ने भारी मन से, खुश होकर के नहीं, क्योंकि बड़ी मांग पर उसके लिए बड़ी मेहनत किए थे, तब जाकर के अंग्रेजों ने यह मांग माना था। और गांधी जी ने एक अनशन करके उनके पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब वो इसके लिए गांधी का मौत हो जाए यह भी नहीं चाहते थे। लिहाजा जब गांधी के जीवन पर बन गई, तब वो मजबूर होकर के अपनी मांग को पीछे हटे। और वहां पर यह हुआ कि दलितों को जो सीट निर्वाचित अंग्रेज कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सरकार करे, उसे दुगुना से अधिक सीट लो, लगभग दुगुना सीट दे दिए, और कहे कि 48 से कितना कर दिए, 175%, 175। और क्या किए, 18% केंद्रीय विधानसभा में सीटें बढ़ा दिए, और कहे ज्यादा सीट आरक्षित हो। इतने ही क्यों दलित विधानसभा में पहुंचेगा, और अधिक पहुंचे, हमें इस पर कोई आपत्ति। भारत का कोई भी वर्ग अगर विधानसभा में पहुंच रहा है, खासतौर से पिछड़ा वर्ग अगर पहुंच रहा है, तो मुझे ज्यादा खुशी है। लेकिन चुनाव जो होगा वह सामान्य निर्वाचक मंडल के तहत होगा,
पृथक निर्वाचक मंडल के तहत नहीं होगा, क्योंकि पृथक में क्या होता, दलित ही चुनाव लड़ते, दलित ही वोट देते, तो हर दलित नेता अपने को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करता, तभी तो दलित वोट आकर्षित कर पाएगा। और तब वो सवर्णों को क्या करता, खुलेआम गाली देता। और जब प्रत्याशी खुलेआम गाली देगा तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच का नफरत बढ़ेगा। इसको पाटने के लिए गांधी जी ने यह अनशन किया और कुल मिलाकर के पूना पैक्ट करवाने में क्या रहे, सफल रहे। लेकिन इससे अब गांधी जी के मन में अब क्या आ गया, दलित कल्याण। अब उनके लिए दलित मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और एक समाज का, हिंदू धर्म अगर देखा जाए तो बड़ी वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन कुछ कमियां रही, जिसमें सबसे बड़ी कमी यह असमानता को स्वीकार करता है। जन्म से ही किसी को श्रेष्ठ मान लेता है और जन्म से ही किसी को हीन मान लेता है। यह इस धर्म की सभी वैज्ञानिकताओं पर पानी फेर दिया। नहीं तो असमानता पर आधारित धर्म, और इसी असमानता को लेकर के अंबेडकर साहब पूरी जीवन समर्पित कर दिए थे। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। इसलिए वह देश की आजादी का भी विरोध कर रहे थे। वो जब जब आजादी का आंदोलन हुआ तब तक अंबेडकर साहब विरोध में खड़े होते। गांधी जी ने एक बार पूछा भी कि अरे भाई, हम लोग देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, उससे मुक्ति का हम संग्राम छेड़ रहे हैं, और आप क्या कर दे रहे हो, विरोध कर रहे हैं। और आपका एक बहुत बड़ा भारत में फॉलोअर वर्ग है, जब आप विरोध करते हो तो वह वर्ग इस आंदोलन से हट जाता है। अगर आपको नहीं समर्थन करना है तो कम से कम तटस्थ हो जाओ, विरोध तो मत करिए। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि अंग्रेज हमेशा भारत में बने रहे, हमारा उनसे कोई विरोध ही नहीं है, हमारा विरोध तो भारतीयों से है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम तो भारतीयों के ही गुलाम हैं। हमारे ही लोग हमारे हाथों का पानी तक नहीं पीते हैं, हमसे शरीर स्पर्श नहीं कराते हैं। तो अंग्रेजों ने आया, कम से कम कानून का राज किया, तो हमको भी बराबरी का अधिकार मिलने लगा थोड़ा बहुत, हम भी आपके साथ खड़ा हो जा रहे हैं। नहीं तो आपके तो नियम में हम खड़ा होने लायक भी नहीं थे आपके साथ, तो हम अंग्रेजों के कहां गुलाम, हम तो भारतीयों के गुलाम हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपका साथ दें तो पहले बराबरी का अधिकार दे दो, हमें भी अपने बराबर मान लो, हम तन मन धन से आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारे लिए सबसे पहले राजनीतिक आजादी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले हमारे सामाजिक आजादी हमें मिले। सामाजिक आजादी मिलते ही हम राजनीतिक आजादी के लिए। और अंबेडकर साहब कहा भी करते थे कि हमारे लिए देश सबसे प्रमुख है। इसका मतलब अंबेडकर साहब देश विरोधी नहीं थे, वो कहते थे कि देश हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देश के बाद अगर कोई सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है तो हमारा दलित समाज है, जो इसको गैर बराबरी का अपने अधिकार दिया, हमारा सबसे बड़ा, हम सबसे बाद में हैं। तो राष्ट्रभक्त होते हुए भी अंबेडकर साहब देश की आजादी के आंदोलन उस समय वो दूर रहे, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक आजादी से इंपॉर्टेंट सामाजिक आजादी थी। तो कहीं ना कहीं अब यह बात अंग्रेजों तक पहुंच गया, अंग्रेज हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का चाल चले, तो अब कम से कम अस्पृश्यता, छुआछूत, दलित कल्याण अब इस समय सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। और अब गांधी जी के लिए वो भी लग गया कि ऐसे आजादी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंबेडकर साहब से जो बात हुआ, तो अंबेडकर साहब की बात अंबेडकर साहब ने जरूर माना, लेकिन अंबेडकर साहब के जो मुद्दे थे गांधी उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तब गांधी जी को भी लगा कि हमारे लिए अस्पृश्यता, छुआछूत सबसे बड़ा, लिहाजा उन्होंने जेल में ही इसका प्रयास शुरू कर दिया। लिखिए, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी के लिए
गांधी जी के लिए सबसे मुख्य मुद्दा सबसे मुख्य मुद्दा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता समझ रहे ना, छुआछूत, अस्पृश्यता हो गया। उन्होंने जेल में ही उन्नीस 1932 में अखिल भारतीय पुणे के यरवदा जेल में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द दिया। हरिजन यानी ईश्वर की संतान। हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब लोग, ईश्वर के लोग, ईश्वर की संतान। हाँ, हरिजन शब्द दिया और दलितों के लिए हरिजन शब्द दिया। यानी कहा कि अब इनको हरिजन नाम से पुकारा जाए, ये भगवान के आदमी हैं, ठीक ना। तो ये भगवान के लोग हैं, इसलिए इनका नाम उन्होंने हरिजन, क्योंकि अस्पृश्य थोड़ा उनको अपमानजनक लगता था, तो इनके लिए एक सम्मानजनक शब्द हरिजन शब्द दिया। हरिजन नाम, और हरिजन नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकाला। जो हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में क्या होता था, छपता था। यही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग हरिजन सेवक संघ में तब्दील हो गया। यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने। इसका पहला अध्यक्ष उद्योगपति जमुनालाल बजाज थे ना। हाँ, जमुनालाल बजाज, इसके पहले अध्यक्ष जमुनालाल बजाज को, उद्योगपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जमुनालाल बजाज को बनाया तथा सचिव कौन थे? ठक्कर, घनश्याम दास ठक्कर थे। ठक्कर बप्पा अध्यक्ष बनाया। और कौन ठक्कर थे?
अरे बहुत ठक्कर बप्पा का नाम हाँ, अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास, अमृतलाल विठल दास ठक्कर को बनाया। ठक्कर को बनाया, अमृतलाल विठल दास ठक्कर को बनाया, जिसको ठक्कर बप्पा भी कहा जाता है। जिनको ठक्कर बप्पा यानी हरिजन कल्याण में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए, इसलिए लोग इनको ठक्कर बप्पा, बप्पा मतलब पिता, यानी उनके लिए एक पिता की तरह बन गए थे। इनको ठक्कर बप्पा भी कहा जाता है। 1933 में 1933 में गांधी जी जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद हरिजन कल्याण के लिए, हरिजन कल्याण के लिए हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 से प्रारंभ किया। 1933 से प्रारंभ किया, जो जुलाई 1934 तक चला। जुलाई 1934 तक चला। हाँ, 34 7 नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक चला। ठीक है, 1 मिनट में हम आ जाएंगे। आज मैं वहाँ गई साढ़े 8 अरे वो ऑटो वाले लेके गए ये और नीचे
फोन बदलने को तो गांधी जी ने हरिजन यात्रा शुरू किया। गांधी जी इसके बाद अपना भोजन हरिजन के घर करना शुरू कर दिया, ठीक ना। और यहाँ तक कि वह सामाजिक ये जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, एक समाज का क्या बताया, कलंक बताया। और अंबेडकर साहब कभी भी गांधी जी को बहुत सम्मान के साथ नाम नहीं लेते थे, क्योंकि एक उनकी इच्छित मांग को गांधी जी ने, वो गांधी जी को महात्मा भी नहीं कहते थे महात्मा नहीं, ढोंगी आदमी है, ठीक ना। लेकिन गांधी जी कभी उनकी बात को बुरा नहीं माने, बल्कि सार्वजनिक मंच से कहे कि अंबेडकर साहब को मुझे गाली देने तक का अधिकार है, क्योंकि जिस तरह हमारे वर्ग के लोगों ने दलित समाज पर अत्याचार किया है, उस अत्याचार का अगर वो गाली भी दे रहे हैं तो भी जो हमने उन पर पीड़ा पहुंचाया है वह अक्षम्य नहीं, हम लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है। तो इसके अलावा गांधी जी मंदिर प्रवेश आंदोलन, यानी अब कहा कि दलितों को मंदिर में क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो कुएं हैं जो उनके लिए प्रतिबंधित हैं, उनके लिए कुएं क्या कर दिया जाए, उनको खोल दिया जाए। और इस तरह जो सार्वजनिक जगह है जहां पर उनको बैन है, साउथ में तो स्थिति ये होती थी कि सड़कें अलग थी, एक सड़क था जिस पर सवर्ण लोग चलते थे, एक रोड था जिसमें दलित वर्ग चलता था। तो इस तरह की चीजों का उन्होंने खुलकर क्या किया, विरोध किया। उसी दरमियान बिहार में एक भूकंप आया। अब भूकंप में काफी लोग मर भी गए। तो गांधी जी ने कहा कि दलितों पर जो अत्याचार किया है सवर्ण समाज ने, उसी का प्रतिफल ईश्वर दंड दे रहा है। हालांकि ये शब्द जब बोले तो इसको लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी का विरोध किया कि भाई कहाँ अत्याचार, आप अस्पृश्यता निवारण आंदोलन कर रहे हैं और कहाँ एक भूकंप को क्या कर रहे हैं जिसमें काफी लोग मर भी गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि यह दलित समाज पर जो अत्याचार किया गया है ईश्वर का प्रकोप है, तो उसमें केवल सवर्ण ही नहीं मरे हैं, जिसको ऊंची जाति आप कहते हैं,
बल्कि उसमें हर वर्ग के लोग, वो भूकंप तो देख कर आया नहीं कि जो लोगों ने अत्याचार किया वही लोग उससे क्षति पहुंचे, बल्कि भूकंप को कंप आता है तो ज्यादा नुकसान सबसे कमजोर वर्ग को होता है। कोई भी दैवी आपदाएं आएगी, बड़ा आदमी है तो किसी तरह झेल लेगा, उसके बाद पैसे का दम है। तो ये दैवी आपदा अगर कोई भी आती है तो उसमें जितना लोग निम्न हैं, पीछे हैं, नीचे हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उनका तो पर डे कमाना, पर डे खाना है। अचानक घर उजड़ गया तो बेचारे रोड पर आ जाएंगे। अरे जो इसके पास पैसा है गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है उसको। तो अब इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने गांधी जी की आलोचना भी किया, लेकिन अब उन्होंने तुलना किया था। कुल मिलाकर वो हर प्रण से अब चाहने लगे छुआछूत क्या हो, समाज से खत्म। ठीक है, लिखे इस यात्रा के दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा किया। 20,000 किलोमीटर की यात्रा हरिजन यात्रा के दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। अब आज के लिए 20,000 बहुत नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय इतनी उन्नत संचार माध्यम नहीं था। हाँ, 20,000 किलोमीटर यात्रा की। कौन? राहुल गांधी जी ने नहीं, बहुत लोगों ने किया है। जब भी, बल्कि यो कह लीजिए कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता तभी बने जब उन्होंने यात्रा किया कन्याकुमारी से, नहीं तो उसके पहले राहुल गांधी की बातें और आज की राहुल गांधी की बातों में काफी फर्क आया। नहीं, उस समय तो पता नहीं क्या बोल देते थे। हाँ, क्योंकि जो बंदा, अब इसके लिए अब राहुल गांधी को हंसे नहीं, राहुल गांधी की परिस्थितियां उत्तरदायी थी। जब बच्चा 7-8 वर्ष का हुआ, पिता को बम से उड़ा दिया गया, और छोटा थोड़ा सा था, दादी को उड़ा दिया गया। हालांकि जिस समय राहुल जी मरे, राजीव गांधी जी मरे थे, उस समय राहुल गांधी बड़े हो चुके थे, और सबसे आतंकियों के हिट लिस्ट में राहुल गांधी थे। सिचुएशन ये हो गया कि मां को लगा कि अगर परिवार बचाना है तो राजनीति से दूरी रखना पड़ेगा, और उन्होंने कह दिया कि हम, सोनिया जी तो बड़ी मजबूरी में आई हैं, हम आलोचनाएं कुछ भी कर सकते हैं, सोनिया का त्याग है देश में। जब देखी कि कांग्रेस खत्म होने वाला है, कांग्रेस के अनगिनत पार्ट बनने लगे, आज चाहे एनसीपी हो, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस से टूट करके बनी, हर कांग्रेस का बड़ा लीडर कांग्रेस से अब दूरी बनाने लगा, तब मजबूरी में सोनिया जी आई। और कोई कुछ भी कहे, सोनिया जी को सभी दलों ने, गठबंधन दलों ने अपना नेता चयन कर लिया था कि सोनिया जी पीएम बने। कानून उनको पीएम बनने से नहीं रोक रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि वो विदेशी मूल की है, इसलिए पीएम नहीं बन सकती है। नहीं तो पीएम बनने में उस समय की जितनी गठबंधन दल थी, सबने कहा सोनिया को नेता चयन किया था। और जब सोनिया नेता चयन हो गई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ लोग मेरी निष्ठा पर प्रश्न लगा रहे हैं, इसलिए मैं पीएम नहीं बनूंगी। तब सब दलों ने कहा, जितने गठबंधन के दल थे, कि तब कौन पीएम बनेगा ये निर्धारण आप करेंगे। अब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को किया। आज के दौर में लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते हैं, पीएम की कुर्सी जिस महिला ने एक झटके में छोड़ दिया, तो एक कम बड़ी त्याग नहीं, आज के राजनीति में दुर्लभ चीजें हैं। सोनिया ने वो किया है। सोनिया की देशभक्ति पर प्रश्न उठाया गया तो सोनिया ने बेलारी से भी चुनाव लड़ा और रायबरेली से नहीं, उस समय अमेठी से चुनाव लड़ी थी। यानी एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत, और दोनों जगह की जनता ने रिकॉर्ड वोटों से सोनिया को हराने के लिए, उस समय का विपक्ष का सबसे लोकप्रिय नेता थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी थी बेलारी से, और वहां पर सोनिया जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती है। यानी जनता ने उनको देश की बहू मान लिया था। गठबंधन दल ने उनको अपना नेता चयन कर लिया था, उसके बावजूद पीएम नहीं बनी।
आज नाम अगर होता है तो सोनिया जी का नाम नहीं ना आता, मनमोहन सिंह का नाम आता है। अब भले वह मनमोहन सिंह उनकी बात के अनुसार काम करते हो, लेकिन सोनिया जी ने अपने पद को ठुकराया है, उनको कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने सोनिया की निष्ठा पर प्रश्न उठाया और उस महिला ने, और आज भी हमको कभी आप देखते होंगे कि अगर वो कहीं रहती हैं तो कहीं से ये नहीं महसूस होता है कि वह एक इटालियन है, वह भारतीय जितना कुल परिवेश है वो सब अपना ही है। जब राजीव जी मरे थे, सोनिया जी बुजुर्ग नहीं थी, चाहिए तो शादी भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि उनके देश में ये सब सामान्य चीज थी। लेकिन उस महिला ने पूरी भारतीय कल्चर को एडॉप्ट कर दिया। अब तो हिंदी भी बोलने लगती हैं, नहीं तो हम आलोचनाएं भी बहुत सारी थी। तो राहुल गांधी जब पढ़ने गए तो उनका नाम छिपाकर छद्म नाम से उन्होंने पढ़ाई किया है। जिस स्कूल से राहुल जी पढ़े थे उस स्कूल के मेन गेट पर डिटेक्टर, क्या बोला जाता है, स्पाई, जासूस नहीं, वो मेटल डिटेक्टर ना लगाया गया था, ताकि अगर कोई बम वम लेकर जाए, यानी यूनिवर्सिटी का कुलपति विदेश में, वहां का प्रोफेसर, वह भी उससे होकर गुजरता था, क्योंकि उसके अंदर कौन बैठ रहा था, राहुल गांधी जी बैठ रहे थे, जिसके अगल बगल कोई नहीं जानता था कि राजीव जी के लड़के हैं। छद्म नाम से उन्होंने पढ़ाई किया। तो जो व्यक्ति, अब उसके बाद उसको छिपा करके रखा गया, पता नहीं चला कि वो कहाँ है, क्योंकि उनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा थी। तो वो व्यक्ति भारत के कल्चर में रहा नहीं, अचानक राजनीति में उतर गया। तो वो चीजें नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे जो एक आम भारतीय समझता है। तो कहीं ना कहीं वह यात्रा भारत को समझने में उनको सहायक हुआ, ठीक ना। और हम तो कहते हैं कि हर बड़े लीडर्स को इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए, तभी वह जनता के बीच जब तक जाएगा नहीं तब तक जनता की बात को उठा नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा। राहुल नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कोई हटा पाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीबी को देखे हैं, अब राहुल जी गरीबी नहीं देखे हैं। गरीबी महसूस करने के लिए गरीब के घर जाना पड़ता है। आप गरीब के घर गए तो गरीबी नहीं पता चलेगा। जो खुद अभाव में जिया है, जो अपने मां को देखा है कि दूसरे के घर काम कर रही है, तो वो बंदा एक आम गरीब से लेकर एक उच्च तबके तक उनके बीच में भी रहते हैं, सबके बारे में वो जानते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं वो बोल देते हैं, और केवल बोली के बदौलत अजय है। जब वो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे सीएम बना दिया गया। इकलौता भारत का नेता है, नेहरू भी नहीं है, कि प्रधानी का चुनाव न लड़ने वाले व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए। और जिस राज्य में पहुंचा, ऐसा शासन किया, आज तक दूसरा कोई दल वहां जीता ही नहीं पाया। छोड़े हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितना दिन हो गया। पिछला चुनाव में वहां बीजेपी हार रही थी, तब दौड़ा लग गया किसका, मोदी जी का। हारती बाजी को क्या कर दिया, पलट डाला। लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी मूवमेंट चल रहा है, वहां तो पता नहीं चला। कांग्रेस में जो लीडर युवा अवस्था में कांग्रेस में शामिल हुआ, आज बुजुर्ग बन गया, सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिला। अब पीएम बना, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार पीएम का उम्मीदवार घोषित हुआ, पहली बार सांसद बना, पहली बार प्रधानमंत्री बना। ऐसा कोई नहीं बना है कि पहला चुनाव लड़ा पीएम। अब जब से बन गया तब से विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि कौन तरीका अपनाए कि हारे नहीं। तो इसका रीजन यही है कि उनके पास भारत को समझने, राहुल जी भारत से कटे रहे, उनसे बेहतर शब्दों का प्रयोग करती है, बेहतर राजनीति करती है उनकी बहन प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी भारत में रही है, तो वो भारत को जितना बेहतर समझ रही हैं उतना बेहतर। वो तो गबड़ा जाती हैं केवल राहुल जी के कारण। वो एक माहौल अच्छा खासा बनाती हैं, तब तक ही कुछ ऐसा वक्तव्य बोल देते हैं कि उस पर पानी फिर जाता है। तो यात्रा करना खराब चीज, एक नेता के लिए ये जरूरी चीज है। अब बीजेपी तो यात्रा करने का
जितना बीजेपी ने यात्रा किया उतना दूसरी कोई राजनीतिक दल थोड़े करते हैं। मुरली मनोहर जोशी कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च किया, कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष थे। अब पहली बार जाकर के कश्मीर में तिरंगा फहराया, जिसमें ये कहा गया था, आतंकियों ने कहा था कि अगर कश्मीर में पहुंच तो आएंगे, जा नहीं पाएंगे। नहीं, मुरली मनोहर जोशी के लिए कहा गया, लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी। उसी में तो बीजेपी ने तो 2 सीटें 3 सीट जीती ही थी, वही उनका मार्च हुआ और उसी के अध्यक्षीय कार्यकाल में बीजेपी यूपी में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। तो मुरली मनोहर जोशी का इसका देन जाता है, ठीक ना। तो मुरली मनोहर जोशी ने यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आदि 55 से अधिक शोध पत्र, हम मुरली मनोहर जोशी की बहुत कुछ आलोचनाएं कर, लेकिन विद्वता में उसकी कोई शानी नहीं है। 55 से अधिक जिसका शोध पत्र प्रकाशित हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष रहे, विद्वान आदमी, एक चिंतनशील व्यक्ति। और वो प्रोफेसर जो बड़ी, अरे प्रोफेसर का मतलब जो बड़ी कायदे में रहता है, हाँ, उन्होंने क्या किया कि अपने शर्ट का बटन खोल दिया और तब कश्मीर में इन किए और कहे गोली मारना तो सीने पर मारना, देखो बटन भी खोल दिया, जितनी औकात लगा दो, हम तो तिरंगा फहराएंगे। अब फहराए थे। वही जम्मू कश्मीर था जिसमें लाल चौक पर कभी देश की आजादी में तिरंगा भारत का नहीं था, डीएम के बंगले पर तिरंगा नहीं फहरता था। पहली बार मुरली मनोहर जोशी ने 90 में झंडा फहराया और वो जम्मू कश्मीर ये कहे कि हम भारत का अंग थे, और ये आया तो क्या कहा, घर घर झंडा। उसी के लिए बेसिकली इनको जम्मू कश्मीर में झंडा फहरवाना था, लेकिन अकेले ये कहते कि जम्मू कश्मीर वाले सब लोग झंडा फहरावे, तो ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने घर घर झंडा का नारा दिया। आज इसी का बहाना बनाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में सबके घर तिरंगा फहरवाया, ठीक ना। तो यात्राएं जनता के बीच अगर नेता रहे तो अच्छी बात है, ठीक ना। तो दूसरे गांधी, बीजेपी बनी किसका, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी के सोमनाथ टू अयोध्या यात्रा, रथ यात्रा, जिसमें लालू जी ने समस्तीपुर में इनको अरेस्ट करा, उससे इनकी लोकप्रियता और बढ़ी। तो बीजेपी तो हमेशा जब कुछ बात होता था, अडवाणी जी स्वराज का रथ लेकर निकल पड़ते थे। अडवाणी जी, उनको रथ यात्री कहा जाता था, वो हमेशा पता चला कहीं यात्रा पर निकले हुए हैं, ठीक ना। तो अडवाणी जी का अब वही बंदा, आज भले उसको किनारे कर दिया गया, लेकिन आज बीजेपी जो बीजेपी बनी वो अडवाणी जी का बदौलत से। अरे वो बंदा ऐसा था कि अगर पीएम नहीं बना तो उसको दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में जो उप प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन पीएम नहीं बने तो क्या कहा जाता है कि अडवाणी जी दुर्भाग्यशाली हैं। एक कम योग्यता है, एक कम क्षमता की बात है कि पीएम न बना तो कहा दिया गया कि ये दुर्भाग्यशाली आदमी है, नसीब वाले नहीं हैं। इस भारत के जनता में विधायक बन जाना, ब्लॉक प्रमुख बन जाना, प्रधान बन जाना बड़ी बात है, और वो पीएम नहीं बना तो कहा जाता है दुर्भाग्यशाली आदमी थे, क्योंकि उसके अंदर लोगों को लगता था कि इसके अंदर क्षमता है, फिर भी नहीं बन पाए। तो गांधी जी ने ये हरिजन यात्रा किया। लिखे, इस यात्रा के दौरान कई बार विरोध भी हुआ, यहां तक कि उन पर बम भी फेंका गया था। ये सवर्णों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो सवर्ण के लोग बड़े नाराज हुए। गांधी जी के प्रयास से विरोध हुआ और उनको बम भी फेंका गया। गांधी जी के ही प्रयास से अगस्त 1934 में केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में 1934 विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में क्या किया गया, मंदिर प्रवेश अधिनियम यानी दलितों को
मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अगर कोई विरोध करा तो कानूनी रूप से क्या माना जाएगा? अपराध। मंदिर प्रवेश अधिनियम पारित करने के लिए लाया गया था, किंतु उस समय वह अधिनियम क्या हुआ? पारित नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेज विरोध करते थे। वो अपने को सबसे प्रगतिशील लोग मानते थे, लेकिन वो चाहते थे भारत में जाति प्रथा बना रहे। हाँ, तो अंग्रेजों ने भी इसका विरोध किया था, किंतु यह अधिनियम पारित नहीं हो सका। ठीक। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पढ़ा चुके हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद से एक श्वेत पत्र जारी हुआ, बताए थे? हाँ, श्वेत पत्र जारी हुआ। उसके आधार पर एक संसद की जेपीसी गठित की गई, संयुक्त समिति गठित की गई लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में, बताया था। उस समिति के रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर, जो भारत सचिव था, उसने केंद्रीय विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया। 3 अगस्त 1935 को वह बिल पारित हो गया। इसलिए उसको 1935 का भारत शासन अधिनियम या अगस्त अधिनियम कहा जाता है। बता चुका हूं ना? 1935 का अधिनियम लिखाया हूं। हाँ, तो वहां पर हम पॉलिटी में उसको डिटेल पढ़ाए हैं। कोई दिक्कत? तो हेडिंग डाल दीजिए प्रांतीय चुनाव। प्रोविंशियल इलेक्शन होगा कि रीजनल इलेक्शन? प्रोविंशियल इलेक्शन होगा कि रीजनल इलेक्शन? प्रांतीय चुनाव, प्रांतों में सरकार बनाई गई थी, तो प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव। बढ़े ना थे? ये भाई हम कहीं उनका ले ली पहने में। हाँ, आती नहीं थी। प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव। तो 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उस 1935 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इसको क्या कहा जाता है? अगस्त अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, बताया पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान था। 1929 में 1919 के भारत शासन अधिनियम था, वहां द्वैध शासन लागू हुआ था, यानी प्रांतीय विषय को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के मेंबरों की सहायता से करता था, और हस्तांतरित जो कम महत्वपूर्ण विषय था उस पर गवर्नर विधानसभा द्वारा निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से करता था। अब मंत्री कौन बनता था? जिसको जनता, यानी वो जनता के प्रतिनिधि थे। लेकिन 1935 में आकर के प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, और प्रांत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की, यानी अब सभी विषयों पर शासन गवर्नर किसकी सहायता से करेगा? मंत्रियों की सहायता। क्लियर है ना? तो मंत्रियों को, यानी भारतीयों को शासन करने का पूरा जब अधिकार मिला, अभी तक कांग्रेस विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार कर रही थी। भले स्वराज दल ने लड़ा, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अभी तक चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। जब यह अधिकार 1935 के अधिनियम ने दिया, तब इस अधिनियम के तहत जो अगला चुनाव होने वाला था 1935 के बाद, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का क्या किया? डिसीजन। ठीक ना? और उससे जब नया चुनाव की घोषणा होने वाली थी, तो कई राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, कई और पार्टियों का गठन हुआ था, जैसे अफसर हुसैन, अफसर हुसैन ने पंजाब में
पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का क्या किया? गठन किया। तो लिख लीजिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार में, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान बनाया गया। तो उत्तरदायी सरकार, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान बनाया गया। तो प्रावधान बनाया गया तो कांग्रेस इस अधिनियम के बाद, पारित होने के बाद, तो कांग्रेस इस अधिनियम के बाद होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। यानी अब कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव के बहिष्कार की नीति को क्या कर दिया? त्याग दिया और कहा कि अब इस चुनाव में हम शामिल होंगे। लेकिन इसी समय अफसर हुसैन ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी फजलुल हक ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर ने मध्य प्रांत में इंडिपेंडेंस वर्क्स पार्टी, यानी स्वतंत्र मजदूर पार्टी, मजदूर दल, या इंडिपेंडेंस वर्क्स पार्टी, मध्य प्रांत वर्क्स पार्टी का गठन किया था। अब ये सभी पार्टी क्या हो रही है? यानी पुरानी दल तो थे ही, कुछ नए दलों का भी गठन हुआ। अब सब लोग ये चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन फरवरी 1937 में चुनाव हुआ। फरवरी 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण, 5 प्रांतों में, प्रांतों का नाम भी लिख लीजिए, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत,
संयुक्त प्रांत और असम। असम में क्या मिला? पूर्ण बहुमत। बंबई में 175 सीट में से 175 सीट में से 86 सीट 86 सीट पर 86 सीट पर कांग्रेस को 86 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई। क्या बोले बम्बई? बंबई प्रांत में 175 सीट में से 86 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई, यानी बहुमत से मात्र 3 सीट क्या रह गई? पीछे रह गई। इसी तरह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और उड़ीसा में भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना। उड़ीसा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी दल बनी। पश्चिमोत्तर मतलब पाकिस्तान वाला कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना। और यहां पर भी वह अपनी सरकार बनाने में क्या रही? सफल रही। यानी 11 या जहां बहुमत मिला पूर्ण, वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी ही। इन 3 प्रांतों में कुल 11 में से कितने प्रांत? 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। लिखे नीचे, केवल 3 प्रांत अपनी सरकार बनाने में सफल रही ना। तो सफल रही। केवल 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में, केवल 3 प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी से मिलकर सरकार बनाई। सिंध में समय समय पर सरकार बदलती रही, यानी आई राम गई राम वाली सरकार बनी। समय समय पर सरकारें बदलती रही, क्योंकि किसी को भी बहुमत नहीं था। कौन सा था? सिंध पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत भी था। पाकिस्तान में तो पहले तो बंबई में आता था। 1935 में सिंध को, नीचे वाला। हाँ बंबई में ही तो काफी। अब कहाँ बंबई या कहाँ सिंध, तब मांग ये भारत में चले थी सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग प्रांत का दर्जा दिया। तो 1935 में सिंध को एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया, ठीक ना। बंबई से नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और सिंध एक स्टेट बनाया गया। तो वहां पर भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, बहुमत साबित नहीं कर पाई। तो वहां आई राम गई राम वाली सरकार बनती रही, ठीक ना। तो इस तरह जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस को बम्पर सफलता मिली। 8 प्रांतों में वह सरकार बनाने में क्या रही? सफल, ठीक ना।
लिखे इन प्रांतों के प्रमुख को, इन प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री कहा जाता। लिखिए मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी, गांधी जी के क्या थे? समधी थे। मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी, बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, मध्य प्रांत एनबी, मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री एनबी खरे, एनबी, हाँ एनबी खरे, संयुक्त प्रांत के प्रांतपति प्रधानमंत्री, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, पंत, बंबई के प्रधानमंत्री बाल गंगाधर खेर, बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक, बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक, फजलुल हक, फजलुल हक आदि बने। हाँ, तो कुल मिलाकर के उसमें सीएम नहीं बोला जाता था, पीएम बोला जाता था। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट मुख्य रूप से स्थापित हुई, तीन ही जगह गैर कांग्रेस। लिखिए नीचे लिखिए, कांग्रेस की सरकारों पर, कांग्रेस की सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद, केंद्रीय नियंत्रण परिषद, केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद, और आजाद थे। यानी इस समिति में कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग लिखा है ना।
केंद्रीय ने इस समिति, इस परिषद को संसदीय उप समिति, इस परिषद को संसदीय उप समिति कलाम आजाद थे। इस परिषद को, केंद्रीय नियंत्रण परिषद को, इस परिषद को संसदीय उप समिति के नाम से भी जाना जाता था। संसदीय उप समिति के नाम से भी जाना जाता था। यानी यह जो केंद्रीय नियंत्रण परिषद थी, यह कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों पर कार्यों की देखभाल करती थी कि कांग्रेस की सरकारें सुचारू रूप से क्या कर सके, काम कर सके। तो इस पर मतलब ये यूं ही कांग्रेस ने नहीं छोड़ दिया, इन पर देख रेख की जिम्मेदारी भी थी कि कांग्रेस के नीति से ये लोग हटकर काम न करें, जनता का ये लोग कल्याण कर रहे हैं कि नहीं, ये सब पर नजर रखा जाता था। लिखे नीचे लिखे, कांग्रेस के मंत्रियों ने या कांग्रेस की सरकारों ने, लिखे कांग्रेस की बात नहीं बाबू, बात नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने बात जो भी करना हमसे करेंगे, आपस में करने लेंगे तो दिक्कत।